स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बॉटनी है नई शिक्षा नीति के अनुसार उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में आज हम आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों सेकेंड यूनिट में आपको 3 मेन टॉपिक पढ़ने होंगे। पहला आपका है सेल स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों कोशिका संरचना। और दूसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा जो आपका है वो है स्टडी ऑफ वायरस। इन तीन टॉपिक को पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना। सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आपकी क्लास अब संचालित की जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड आज हम पढ़ने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिका संरचना। कोशिका संरचना से संबंधित जो आपके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आप देखिए क्वेश्चन दोस्तों, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो दोस्तों जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेल इज द फंडामेंटल लाइफ यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये हो जाएगा। अगर आपसे जीवन की मौलिक इकाई पूछी जाए कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है तो आप कह सकते हैं फंडामेंटल कोशिका, यानी कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि राइट द एग्जाम्पल प्रोकैरियोटस एंड यूकैरियोटस। प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस के उदाहरण आपको बताने हैं कि जो प्रोकैरियोटस होते हैं और यूकैरियोटस होते हैं ये होते क्या हैं। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटस। देखिए दोस्तों बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं किसके? प्रोकैरियोटस के। और फंगी और प्रोटोजोआ, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमंस आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटस। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि प्रोकैरियोटस क्या होते हैं तो आप बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सभी क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्रोकैरियोटस के अंतर्गत आते हैं। और प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट एनिमल और ह्यूमंस ये सब यूकैरियोटस के अंतर्गत आते हैं। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटस के उदाहरण हैं और प्रोटोजोआ पौधे, जानवर, कवक और मनुष्य यूकैरियोटस या यूकैरियोटस के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अगर तीसरा प्रश्न इसी से पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटस एंड यूकैरियोटस। प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस में अंतर क्या है? द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट इज द later contain membrane bond compartment in which specific metabolic activities take place। देखिए दोस्तों जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच का मुख्य अंतर यह है कि उत्तरार्ध में झिल्लियों से बने हुए कक्ष होते हैं। किसमें दोस्तों? प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस का जो मुख्य अंतर ये है, इनके मुख्य अंतर ये होते हैं कि जो प्रोकैरियोटस होता है वो उत्तरार्ध में झिल्लियों से बंधे हुए कक्ष होते हैं जिनमें विशिष्ट चयापचय की गतिविधियां होती है। यही मुख्य अंतर होता है प्रोकैरियोटस और यूकैरियोटस में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोस्तों आपके एग्जाम में 2021 और 22 के मध्य पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के रासायनिक घटक लिखिए। दोस्तों आप लोगों को मैं क्वेश्चन इसलिए हल करा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको इसलिए हल करा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है। ये मानकर चलिए कि बस 1 से 2 महीने बचे हुए एग्ज़ाम में और अभी आपका पूरा का पूरा सिलेबस बाकी है। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हैं जो पूछे जाने वाले हैं उनको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मैं पहले यूनिट बाय यूनिट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको आप लोग को पढ़ा करके और यूनिट का समापन करूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है कोशिका झिल्ली के रासायनिक घटक क्या हैं। तो कोशिका झिल्ली के जो रासायनिक घटक हैं दोस्तों वो फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों क्या होते हैं? ये
ये कोशिका झिल्ली के रासायनिक रूप होते हैं। ये बने किससे होते हैं? मोजक, यानी कि अकॉर्डिंग टू फ्लड मोजिक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। द्रव मोजक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से बनी होती है किसकी? फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो आप लिख आंसर करेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग टू फ्लड मोजिक मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक? साइटोप्लाज्म के विशिष्ट अंग कौन से हैं? तो गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक। दोस्तों, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के विभिन्न अंग होते हैं। ये आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? तो गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के विशिष्ट अंग होते हैं। अगर आपसे साइटोप्लाज्म पूछा जाए कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तब भी आप यही आंसर कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर लाइसोसोम कॉल्ड ए सुसाइड बैग? लाइसोसोम को सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है वो इंटरसर्कुलर पाचन के कारण बनता है, यानी इंटरसर्कुलर डाइजेशन के कारण बनता है, क्योंकि वो कोशिका में यानी सेल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग एज दे केस इंटरसर्कुलर डाइजेशन that is distract the carbohydrate, protein, DNA, RNA in the cell। दोस्तों, लाइसोसोम को सुसाइड बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इंटरसर्कुलर पाचन के कारण बनते हैं, यानी सेल में वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को नष्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज प्लास्टिड? प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड आर सेल्फ रिप्रोडक्टिंग डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गन्स ऑफ प्लांट एंड एलेक्स। प्लास्टिड पौधों और शैवाल के दोहरे झिल्लीदार अंग का स्वप्रजनन कर रहे हैं। प्लास्टिड कैन आइदर बी कलर्ड और कैन बी कलरलेस एंड आर मेनली ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। दोस्तों, प्लास्टिड या तो रंगहीन हो सकते हैं या रंगीन हो सकते हैं, और प्लास्टिड मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है प्लास्टिड वो क्या है? ल्यूकोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्टिड सफ़ेद या रंगहीन होता है। दूसरा है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसका कोई कलर नहीं होता है। आप तीसरा टाइप क्या है? क्रोमोप्लास्ट, जो नीला, लाल, पीला आदि कलर का हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, तो आप लिखेंगे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा आपका हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और ये या तो रंगहीन होते हैं या तो रंगीन होते हैं। प्लास्टिड पौधों और शैवाल के दोहरे जो झिल्लीदार अंग होते हैं उनका स्वप्रजनन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्लास्टिड से संबंधित क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है व्हाट इन न्यूक्लियस, ये सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया लगभग। नाभिक क्या है? तो न्यूक्लियस इज द स्पेरिकल ऑर्गेनल दैट कंसिस्ट ऑफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन ऑफ फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। नाभिक एक गोलाकार अंग है जिसमें फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। अगर आपसे पूछा जाए नाभिक क्या है, तो आप बता सकते हैं नाभिक क्या है? एक गोलाकार अंग है जिसमें जनरली फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, यानी नाभिक को कोशिका के नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो नाभिक में
नाभिक होता है वो निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। नाभिक में निम्नलिखित प्रकार की संरचनाएं होती हैं। पहला है आपका न्यूक्लियर इनवलप, परमाणु आवरण। दूसरा है दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म। आपका जो तीसरा टाइप का स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन सामग्री, और चौथा है न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियनी क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 4 प्रकार की संरचनाएं कंटेन करता है कौन आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एक गोलाकार अंग होता है जिसमें क्या होते हैं फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। कोशिका को नाभिक को कोशिका के नियंत्रण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और ये निम्नलिखित संरचना को कंटेन करती हैं। पहला है परमाणु अवधारण, दूसरा दिया गया है न्यूक्लियस, तीसरा है क्रोमेटिन सामग्री, और चौथा आपका है न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियनी क्रोमोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द क्रोमोसोम। दिया गया गुणसूत्र को परिभाषित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र। क्रोमोसोम आर डिफाइंड एज डीएनए बॉन्ड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। दोस्तों गुणसूत्र को डीएनए बाद प्रोटीन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। तो गुणसूत्र से आपको क्या पता चला, गुणसूत्र से हमें जानकारी मिलती है आनुवांशिक जानकारी। आनुवांशिक जानकारी कि आपके परदादा के परदादा कैसे रहे होंगे, उनसे संबंधित आपके कुछ लक्षण होंगे, तो इन सभी जानकारी को पता चलता है यानी क्रोमोसोम्स की वजह से। गुणसूत्र की वजह से हमें क्या पता चलता है दोस्तों, आनुवांशिक जानकारी को क्या करते हैं गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन क्रोमोसोम तो आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम्स आर डिफाइंड एज डीएनए बॉन्ड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य लिखिए। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ सेल, कोशिका का संरक्षण देना। दूसरा दिया गया है प्रोवाइड साइक्लोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि साइटोस्केलेटन और यांत्रिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है सेपरेशन ऑफ सराउंडिंग, परिवेश से अलगाव। चौथा आपका दिया गया है दोस्तों पारगम्यता, जिसे कहते हैं परमेबिलिटी। और पांचवा है टिश्यू फॉर्मेशन, ऊतक का निर्माण। छठवां है पार्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कण परिवर्तन। सातवां दिया गया है दोस्तों कंट्रीब्यूशन एंजाइम एक्टिविटी। और आठवां है कंट्रोल ऑफ द न्यूरोहॉर्मल फ्लो। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के कार्य बताइए, तो आप लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे कोशिका के बारे में कुछ लिख देंगे कि कोशिका क्या होती है। तो कोशिका किसे कहते हैं दोस्तों, कोशिका के बारे में आपको क्या जानकारी है, आप लिख सकते हैं कि कोशिका यानी सेल इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर दियर फर्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ सेल, प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा है आपका सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं परिवेश में अलगाव, पारगम्यता, ऊतक का निर्माण, कण परिवर्तन, एंजाइम गतिविधि में योगदान और न्यूरो हार्मोनल गतिविधि का नियंत्रण। तो इतना आपके सेल मेम्ब्रेन का वर्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज आपने फर्स्ट सेकंड यूनिट से सेल स्ट्रक्चर को क्लियर किया है। कल मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के मेन फंक्शन क्या हैं, कोशिका का वर्किंग क्या होता है, ये पूरा का प्रोसेस होगा। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 क्लास और है, 2 क्लास में आपका सेल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। तीसरे क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका जो मेन टॉपिक्स है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, और चौथा जो आपका है स्टडी ऑफ वायरस। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे साथ पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।